हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो में हम उस सवाल का अनसोल्ड सैंपल पेपर नंबर 3 सोल्व करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है सेक्शन ए का। पहला क्वेश्चन है बेटा, प्लास्टिक रोड रब विद द फर एंड ग्लास रोड रब विद द सिल्क। ये क्या बोल रहा है, जो आपके पास एक प्लास्टिक रोड है, आपने क्या काम करा, इसको फर के साथ रब किया। ठीक है, ये प्लास्टिक की रोड है एक, इसको आपने क्या किया, फर के साथ रब कर दिया। तो बेटा आपने इंडक्शन मेथड पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि प्लास्टिक रोड को जैसे आप रब करते हैं फर के साथ ना, तो आप क्या देखते हैं कि प्लास्टिक रोड पे आता है बेटा पॉजिटिव चार्ज और फर पे आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इंड्यूस चार्जेस है आपकी ये ना। और दूसरा लिखा है ग्लास रोड को रब करा है किसके साथ में, सिल्क के साथ में ना। तो बेटा ग्लास पे आ जाएगा पॉजिटिव, सिल्क पे आ जाएगा नेगेटिव ना। अब ये क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन है रिपल विद ईच अदर, दूसरा ऑप्शन बेटा मिक्स अप विद द ईच अदर, तीसरा ऑप्शन है अट्रैक्ट ईच अदर एंड नन ऑफ द अबव, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन ना। तो देखो बेटा, आपने देखा अभी ग्लास रोड को जैसे ही फर के साथ रब किया तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आया। ग्लास को सॉरी सिल्क के साथ रब किया, प्लास्टिक को जब किया फर के साथ में तो प्लास्टिक पे पॉजिटिव आया, फर पे आया नेगेटिव ना। तो आप देख रहे होंगे, अब देखो ये सेम सेम वाले चार्ज एक साइड है या माइनस माइनस एक तरफ है, दोनों क्या काम करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, रिपल ईच अदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू एसी मेंस द मीटर शोज द स्टडी इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। तो ये बोल रहा है जब एक एसी मेंस के साथ में एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस लगाई गई, तो जो आपका वोल्टेज है वो जो रीड कर रहा है उसकी वैल्यू है 220 वोल्ट ना। तो बेटा ध्यान रखना, जो आपका ये वोल्टेज रीड कर रहा है ना वोल्ट मीटर, वो क्या रीड करता है, वी आर एम एस वैल्यू होती है हमारी ये 220 वोल्ट में। ठीक है, पीक वैल्यू नहीं है ये, पीक वैल्यू तो हम इस तरह निकालते हैं, पीक वोल्टेज क्या होता है, रूट टू टाइम्स ऑफ वी आर एम एस। यदि मैं इसमें 220 में दो रूट टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा ये आता है मेरे पास 310 के नियर अबाउट वोल्टेज ना, दैट इज योर पीक वोल्टेज। ठीक है, तो 220 वोल्ट क्या है आपकी, ये आपकी वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, द मीटर रीड्स नॉट वी बट वी स्क्वायर, इट इज कैलिब्रेटेड टू रीड रूट वी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको इंडिकेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, a charge plus charge q is placed at the center of the cubical box। ये बोल रहे हैं आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर में आपने एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का क्यू। ठीक है, सेंटर का मतलब है कि हर साइड से वो जो है सेम डिस्टेंस पे रखा गया है। टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए वॉल हैज ए वैल्यू ऑफ, एक दीवार से कितना फ्लक्स लीकेज आउट होगा। देखो बेटा आपने गॉस थ्योरम पढ़ रखी है कि किसी भी क्लोज सरफेस से आपका जो फ्लक्स लीकेज आउट होता है वो होता है बेटा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ एक फेज से पूछा गया है, इसका मतलब क्या है कि ये 6 फेज से फ्लक्स आ रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये 6 फेसेस से फ्लक्स आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेज से कितना आ जाएगा, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर क्या है बेटा, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि पूछता कि टोटल क्यूब से कितना आएगा तो आंसर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ। द शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज, एक आइसोलेटेड चार्ज की वजह से जो इस इक्विपोटेंट सरफेस है वो कैसे बनते हैं। देखो बेटा आपको पता है, चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज हो चाहे आपका बच्चे नेगेटिव चार्ज हो ना, दोनों की वजह से क्या होते हैं आपके ये स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फेयर बनते हैं ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वी स्पेस कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स देगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आपके पास जो है एक यहाँ स्ट्रेट कंडक्टर कंडक्टर रखा गया है, ये नॉर्थ है बच्चे, ये साउथ है। करंट की डायरेक्शन कहाँ है, साउथ टू नॉर्थ, ऊपर की तरफ जा रही है। पॉइंट पी एंड क्यू लाई टू द ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पे ईस्ट पे जो है एक पॉइंट है, इस तरफ पी है, इधर है बेटा क्यू, वेस्ट की साइड ना। पूछा क्या है, ऑफ एट द सेम डिस्टेंस, सेम सेपरेशन पे है, टू द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि आप यहाँ यदि मैं राइट हैंड स्क्रू लगाऊं, जैसे ही मैं करंट के डायरेक्शन में थंब को प्लेस करूंगा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ आएगा, यहाँ पी पॉइंट पे आएगा इनसाइड में, और यहाँ आएगा बच्चे कहाँ, आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पे आउटवर्ड आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इनवर्ड में। अब पूछा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, पी पॉइंट पे बताना है आपको ना। पी पॉइंट कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख लो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है ना, और जितना क्यू पे होगा उतना ही पी के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू। जितना इस पे होगा बेटा उतना ही इस पे हो जाएगा, क्योंकि आपने इसका डेरिवेशन पढ़ा होगा, इसमें आता है म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर, ये सेपरेशन होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है। लेकिन आप देख रहे हैं दोनों की सेपरेशन सेम है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगा, बस एक इनवर्ड रहेगा तो एक आउटवर्ड रहेगा। ठीक है बच्चे,
अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। आपको पता है बेटा, यदि आप किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट अप करते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क काम करेगा जिसकी वैल्यू होती है पी ई साइन थीटा। तो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कब होगा। नॉर्मल सी बात है बेटा, जहाँ साइन की वैल्यू मैक्स बनेगी, साइन की वैल्यू मैक्स कहाँ बनती है 90 डिग्री पे। इसका मतलब इसका आंसर क्या है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, A point charge plus q is placed at the distance d from an isolated conducting plate। आपके पास एक प्लेन है, मान लेते हैं ये प्लेन है, एक शीट है ना, यहाँ से एक पॉइंट चार्ज है जो कितनी दूरी पर है, d सेपरेशन पे है इससे ना। यहाँ मान लो एक ये पॉइंट चार्ज है क्यों, क्योंकि d सेपरेशन पे है। द फील्ड एट ए पॉइंट p ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज। एक यहाँ इस तरफ एक पॉइंट p है, तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या रहेगा। तो देखो सोच के देखो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज रखा है इधर, इसका मतलब इंडक्शन की वजह से क्या होगा, ये आइसोलेटेड प्लेन है ना, तो इस तरफ तो इस चार्ज की तरफ तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बेटा इस तरफ आ जाएगा दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव यहाँ रहेगा तो फिर आपको पता है पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कहाँ बनता है, अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगा। इसका मतलब लाइंस कहाँ जाएगी, अवे जाएगी, इस तरफ जाएगी ऐसे ना, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी लेकिन अवे जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, पहला देखो, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, तो इसका ए क्या होगा बेटा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, लिखा है अ चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ना। ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जो कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट कर रहा है, 10⁻⁹ ना, मतलब ऑक्सीलेटिंग जो चार्ज है आपका उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10⁻⁹ ना। तो जो ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा वो उसकी कितनी होगी बेटा, सेम होती है। जितनी ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसी उतनी ही ऑक्सीलेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल हैव सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁹ हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, ये क्या बोल रहा है बेटा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। देखो हर किसी घर में होता है बेटा वाटर प्यूरिफायर ना, आपको पता भी होगा इसमें यूवी रेज यूज होती है। ठीक है, और आई सर्जरी जो लेसिक वाली होती है उसमें भी आपकी क्या होती है, यूवी रेज ही होती है ना। तो आंसर क्या है, यूवी, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है यूवी का ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहा है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक सैंपल शोज ए नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ 8 एम्पियर पर मीटर। आपके पास जो है मैग्नेटाइजेशन गिवन है 8 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, व्हेन प्लेस एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आपको जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में डाला जिसकी वैल्यू है बेटा 0.6 टेस्ला, आपको टेम्परेचर भी पता है 4 केल्विन है। व्हेन द सैंपल इज प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, इस बार आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 0.2 टेस्ला हो गया। ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 16 केल्विन, इस बार आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या पूछा है, मैग्नेटाइजेशन बताना है M2। देखो बेटा पहली बार बता दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि ये क्यूरी लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, लेकिन मैं कर देता हूँ उसको, छोटा सा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में लेकिन नहीं आएगा आपके। ठीक है, ये कंफर्म है क्योंकि क्यूरी लॉ क्या है बेटा, आपका आउट ऑफ सिलेबस है। क्यूरी लॉ क्या बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, मैग्नेटाइजेशन होती है वो होती है B/T। ठीक है, और यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है सी ना, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं कि चाई एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा 1/T के। ठीक है, और चाई क्या हो जाता है M/B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो सारी वैल्यू पुटअप करो फटाफट से दोनों केसेस में ना। यदि मैं पहला वाला केस लगाता हूँ तो ये बन जाएगा बेटा M1C तो कांस्टेंट है B1/T1, दूसरा आ जाएगा M2 इजकल टू C इंटू B2/T2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो आपस में अपना, जैसे आप डिवाइड मारोगे तो बेटा ये आ जाएगा M1/M2 इजकल टू C कैंसिल आउट हो गया, T2 ऊपर चला गया, T2/T1, यहाँ आ गया बेटा B1/B2। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बेटा M2, तो M2 इजकल टू क्या हो जाएगा, ये सारा ऊपर जाएगा M1 के साथ में M1 इंटू T1 B2, नीचे आ जाएगा T2 और यहाँ आ जाएगा बेटा B1। सारी वैल्यू देखो आपको नोन है, सारी वैल्यू यहाँ पुटअप करो तो बेटा आपका आंसर आएगा काटने के बाद 2/3 एम्पियर पर मीटर। इसे आप चेक कर सकते हो लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ, द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ना। देखो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है कि जो डेल एम है वो किसके बराबर होता है, डेल जो है डेल एम के बराबर कब होता है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इमरजेंस एंगल के बराबर हो जाए और आपका जो बेटा आर है वो आर डैश के बराबर हो जाए ना। जब आपने इसका प्रिज्म का डेरिवेशन करा होगा
तो वहाँ बेटा हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं। एक एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो आर प्लस आर डैश के बराबर आता है। एक आता है बेटा हमारे पास आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम, ये आता है। ठीक है, यदि मैं इन कंडीशंस को, जो मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन है, इसे यहाँ पुट अप करूँ तो आपके पास दो फॉर्मूले यहाँ से बन जाएंगे कि देखो जो ए है वो तो हो जाएगा आर प्लस आर, इसका मतलब 2r बन गया। तो बेटा एक तो हो जाएगा आर इक्वल टू ए बाई टू, पहली कंडीशन तो ये होती है। एक दूसरी बन जाएगी, यदि मैं यहाँ पुट अप करूँ आई प्लस ई इक्वल टू आ जाएगा बेटा मेरे पास ए प्लस डेल एम, ये है। और ई भी क्या है, आई के बराबर है, इसका मतलब 2i इक्वल टू हो गया ए प्लस डेल एम। तो इसका देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि चार स्टेटमेंट गिवन है आपको, चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। देखो पहले ऑप्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। देखो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, पहले मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो क्या बोलती थी। मैक्सवेल ने बताया था कि जो ईएम वेव्स है वो क्या है, वेव नेचर को दिखाता है पहली बात तो, और उसको चलने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये आपको पता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है कि मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है एंड जो हाइजेंस की वेव थ्योरी है वो क्या बताती है, लाइट इज ट्रीट एज वेव। ये तो सही बात है, क्योंकि दोनों की जो थ्योरी है वो ये बताती है कि लाइट की जो है वेव नेचर को दिखाती है। ठीक है, एंड रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रो जो ईएम वेव्स वाली थ्योरी है वो क्या दिखाती है कि जो ईएम वेव्स है उनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाइजेंस की थ्योरी बोलती है कि भाई मीडियम की जरूरत है वेव को चलने के लिए। ठीक है, तो आप देखो बेटा इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो पढ़ो आप ढंग से ना। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लाइट इज ट्रीट एज ए वेव इन नेचर एंड रिक्वायर्ड नो मीडियम टू प्रोपगेट। ठीक है, ये बात सही है। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस थ्योरी क्या बोलते हैं, लाइट इज ट्रीट एज ए वेव, ओके, बट रिक्वायर्ड नो मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ। लिखा है एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखो आपको पता है सेंट्रल मैक्सिमा में जो विड्थ होती है उसकी वैल्यू होती है 2 लैम्डा डी अपॉन ए। लेकिन ये पूरी सेपरेशन होती है, लीनियर विड्थ होती है अभी। ठीक है, अब बात करिए इसने एंगुलर विड्थ की, जो थीटा आता है ना, थीटा आता है बेटा 2 लैम्डा अपॉन में ए, ये आपका है एंगुलर विड्थ, ये होता है बेटा लीनियर विड्थ ना। तो इसने एंगुलर विड्थ की बात करी है, इसका मतलब इस थीटा की बात कर रहा है ना। तो ये बोल रहा है ये इंडिपेंडेंट किस पे होती है। देखो इसमें लैम्डा भी है भाई, लैम्डा है तो फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, स्लिट की विड्थ भी है जो ए होती है। इसका मतलब ऑप्शन क्या है इसका आंसर, डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन ना, कैपिटल डी इस फॉर्मूले में नहीं आता। यदि ये पूछता लीनियर विड्थ तो बेटा इसमें डी भी आता है। ठीक है, डी पे डिपेंड करेगा, लेकिन एंगुलर विड्थ में डिपेंड नहीं करता। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोल रहा है, द आउटपुट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज मेजर टू बी 24 वोल्ट ना। आपके पास वोल्टेज गिवन है कितनी है, 24 वोल्ट है। यहाँ पे कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट लाइट बल्ब ना, आपके पास पावर गिवन है 12 वोल्ट की। ठीक है, आपसे पूछा है कि पीक करंट आपको बेटा बताना है आई नोट की वैल्यू ना। तो आई नोट कैसे निकालेगा, पहले आप आई आर एम एस निकाल लो, √2 इंटू आई आर एम एस कर देना तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे आप करंट निकालेंगे तो जो आपका आई आर एम एस आएगा वो क्या बनेगा, वी पावर होती है बेटा वोल्टेज इंटू करंट, तो करंट क्या हो जाएगा, पी अपॉन वी हो जाएगा। पी की वैल्यू हमारे पास 12 है, नीचे 24 आ गया, तो बेटा ये हो गया 1/2। ठीक है बच्चे, अब आप यहाँ पे जो है सीधा आई नोट निकाल लीजिए, तो आई नोट क्या बन जाएगा, √2 टाइम्स कर दो इसको 1/2 को, ये कैंसिल आउट हुआ तो हो गया बेटा 1/√2। तो आंसर क्या है 1/√2 एम्पियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या बोल रहा है, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज बाय कंडक्शन इट्स मास। ये बोल रहा है जब आप किसी भी बॉडी को जो है कंडक्शन के द्वारा चार्ज करते हैं तो इसके मास पे क्या फर्क पड़ता है, रिमेन सेम रहता है या इंक्रीज या डिक्रीज या फिर इंक्रीज और डिक्रीज ना। देखो बेटा डिपेंड करता है कि बॉडी कैसी चार्ज है। यदि बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं ना, तो उसका मास बढ़ेगा। यदि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसका मतलब उसका मास घटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ना, क्योंकि यहाँ इसने इंडिकेट नहीं किया है कि भाई इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ। अब आ गया सेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर। देखो बेटा ये बात तो सही है, यदि आप क्यूरी टेम्परेचर जो है क्रॉस कर लेते हैं या एक क्यूरी टेम्परेचर तक, आपका क्या है फेरोमैग्नेटिक क्या बन जाता है,
पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके डोमेन्स है ना वो क्या हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर जाने के बाद खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है इसकी स्पिन ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन क्या बोलता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिकम्स मैक्सिमम व्हेन कॉइल आर वाउंड ऑन ईच अदर। ये बात सही है बेटा, क्योंकि भाई देखो आपने पढ़ा होगा बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो ओरिएंटेशन है ना उस पर डिपेंड करता है जरूर ना, कि कॉइल आपने कहाँ कहाँ प्लेस कर रखी है। यदि आप एक कॉइल के अंदर ही दूसरी कॉइल ऐसे वाउंड कर देते हैं तो जितना पहली कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो सारा का सारा सेकंड कॉइल से भी जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है मैक्सिमम रहेगा ना। ये बात तो बेटा सही है। आगे लिखा है रीजन में म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन ओरिएंटेशन। ये बात तो गलत है, क्योंकि ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह रखा हुआ है कॉइल को ना, तो इसका मतलब ये गलत है, असर्शन सही है। तो बेटा आंसर क्या है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में बेटा आपको पता है कि जेड जो है वो मिनिमम होता है और करंट जो है मैक्सिमम होता है। अब पोजिशन मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम होता है, करंट बिकम्स मिनिमम, ये तो गलत लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाओ बेटा सेक्शन नंबर बी के ऊपर। सेक्शन नंबर बी का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप शोइंग इमेज फॉर्मेशन इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। देखो बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन का मतलब होता है कि जब इमेज कहाँ बनती हो, इन्फिनिटी पे बनती हो ना, इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, तो आपको उसका डायग्राम बनाना है यहाँ पे ना। राइट इट्स मैग्निफिकेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ना। तो देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का आपको डायग्राम बनाना है। आपको पता है टेलीस्कोप में क्या होता है कि जो पहला लेंस है वो बहुत बड़ा होता है, बड़ा बोले तो जिसे हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, वो जो है एक लार्ज फोकल लेंथ का होता है। मान लो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका आई पीस है बेटा। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो जब भी आप इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे आप बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, ठीक है, जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो आपको सबसे पहले एक लाइन खींचनी होती है। ध्यान रखना, ये मैं जो बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत काम की है। आपका डायग्राम कभी भी गलत नहीं बनेगा। ये बेटा आई पीस है, ये बच्चे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींचे आप ना, इसके सेंटर से होते हुए ना आई पीस के, ये लाइन मैंने सीधी निकाल दी। ठीक है, अब आपको जो है, आप जानते हैं कि जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है बेटा, इन्फिनिटी पे है, क्योंकि आपका क्या है ऑब्जेक्ट कौन सा है, टेलीस्कोप मेजर कर रहे हैं आप ना। तो इसके सेंटर से एक लाइन खींचनी है कि ये इमेज यहाँ पर बना है ना कहीं। तो आपने एक सीधी लाइन खींची यहाँ से सेंटर से जाते हुए, ये लाइन खींच के यहाँ पे ना, एक रे और लेनी है, बोथ रे आर पैरेलल ना, क्योंकि आपकी इन्फिनिटी से रे कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। ये क्या काम करेगा, इसको कन्वर्ज करके ये यहाँ इमेज बना देगा। ठीक है, ये बन गई इमेज ना। तो ये आपकी इमेज आ गई आपके पास ए डैश और बी डैश, जो किसने बनाई है, ये फोकस पे बना दी ऑब्जेक्टिव के। देखो जब भी बेटा ये डायग्राम कहीं बनाएंगे ना तो आपको जो है सारे लेवल डायग्राम बनाना अच्छे से ना, उसे इंडिकेट करना है कौन सी चीज कहाँ है, क्या शो कर रही है। ठीक है, ये ओ डैश है इसका सेंटर ना। अब ये दोनों रे यहाँ जाएगी सीधी, इस पे एक रे चली गई, ये चली गई। यहाँ से दोनों रेज को इस तरह डाइवर्ट करना है कि दोनों रे कहाँ चली जाए, इन्फिनिटी चली जाए ना, क्योंकि आपका डायग्राम किस चीज का है, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजिशन का है। और यहाँ पे आपकी आईज होती है। तो बेटा ये आपका डायग्राम हो गया इसका जो पूछा गया था। ठीक है, आपसे पूछा गया मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखो। तो बेटा देखो जो है मैग्नीफिकेशन आती है उसकी वैल्यू होती है माइनस का एफ नॉट अपॉन में एफ वी। ठीक है, ये इसका डायग्राम, इसका एक्सप्रेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देयर आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड in a region pointed along x-axis and alpha particle is projected along y-axis with a velocity of v। तो ये बोल रहा है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। ये आपका वाई एक्सिस मान लेते हैं हम। ठीक है, जो आपका पार्टिकल है वो कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, वी वेलोसिटी से ना, अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी। अब देखो एग्जैक्टली ये 90 डिग्री पे जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है आपका, दोनों जो है इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कहाँ है, इस साइड है। तो आपको नॉर्मल सी बात है बेटा, देखो जब ये 90 डिग्री पे जा रहा है लेकिन ये आगे भी बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब पाथ कैसा रहेगा, हेलिकल रहेगा। ऐसे ऐसे पार्टिकल मूव करेगा आपका ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या करेगा, बढ़ता रहेगा आगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 90 डिग्री लेगा, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से वो कैसा पाथ लेगा, हेलिकल पाथ लेगा बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेलिकल पाथ में जाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो कैसी रहेगी, हेलिकल रहेगी। ठीक है, हेलिक्स से बनेगा। क्वेश्चन नंबर बी देखो इसका 20वें का ना, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स फाइनल स्पीड। वेलोसिटी के लिए लिखना है आपको, इफ इट वाज इनिशियली एट रेस्ट। देखो बेटा आपको एक बात पता है, आपके पास बात बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन है आपके पास ना। ठीक है,
अपने पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज होता है। तो यदि मैं यहाँ से वर्क निकाल लूँ तो दिस विल बी क्यू इंटू वी, और क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई होता है। सो ये ई इंटू वी वर्क यहाँ से आ गया। दूसरी बात, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी होगी, वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बेटा, ये होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये आपका क्या है, वर्क है। इसने बोला इनिशियली पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे, इसका मतलब ये तो जीरो हो गया। तो जो आपका वर्क का आया यहाँ पे क्या बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर ना। वी आपको निकालना है, तो वर्क क्या है आपके पास, ई इंटू वी गिवन है, तो ये ई इंटू वी हो गया यहाँ से। तो बेटा वी स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ई वी डिवाइड बाई एम आ गया। जो हमारे पास वेलोसिटी आ गई बच्चे वो होगी 2 ई वी अपॉन में एम का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है। इस वेलोसिटी से जो है पार्टिकल मूव करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, v इजकल टू रूट 2 टाइम ई वी डिवाइड बाई एम। अगले क्वेश्चन का बेटा क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देखो बेटा सेकंड एक्साइटेड का मतलब होता है n की वैल्यू 3 है, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ of the lines in the Lyman series that can be emitted through the permissible transition of this electron। ये बोल रहा है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, n इक्वल टू 3 में है, लेकिन आपको वेवलेंथ बतानी है उन लाइंस की जो इन द लाइमन सीरीज में, कि जो यहाँ से परमिट हो सके, जितनी परमिसिबल जो सीरीज बनेगी ना यहाँ से, देखो तो यहाँ से जो लाइमन सीरीज के लिए जो परमिसिबल सीरीज बनेगी आपकी, जो पॉसिबल सीरीज बन सकती है वो दो बनेगी यहाँ पे ना। तो दो पॉसिबल सीरीज बनेगी आपकी, कौन कौन सी बनेगी आप देख लो पहले फटाफट से। तो बेटा आपका एन का है 3 है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तो सीरीज बनेगी बेटा, लाइन में है ना, ध्यान रखना सबसे पहले वन एन इक्वल टू 1 वाले में ना, तो 3 से लेके 1 में जाएगा पार्टिकल, या फिर 2 से लेके 1 में जा सकता है। तो ये दो सीरीज बनेगी आपकी ना, और दोनों में आपकी वेवलेंथ पूछ रहा है। तो आप बता दो फटाफट, देखो n1 की वैल्यू आपके पास है ही 1, और n2 की वैल्यू आपकी क्या है, 3 है, ठीक है। आप यहाँ से वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाओ, रिडबर्ग कांस्टेंट वाला क्या होता है, 1/r, 1/1 का स्क्वायर माइनस का 1/, एक बार हो गया 3 स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो बेटा, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/9। तो ये बन गया बेटा मेरे पास 8/9 इंटू आर आ गया। तो यहाँ से लैम्बडा निकल जाएगा आसानी से, 9/8 इंटू आर आ जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई करो तो बेटा ये वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 102.3 नैनोमीटर, नियर अबाउट ये आएगी, ठीक है। इसी तरह टू, जब 2 से लेके 1 में जाएगा तो आप यहाँ पे फिर दोबारा से लगा दो, 1/लैम्बडा इजकल टू आर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस का 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 माइनस 1/4 3/4 हो गया, उल्टा कर दो बेटा इसको, तो 4/3 आर नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आर नीचे रहेगा यहाँ पे भी, यहाँ भी नीचे रहेगा, तो बेटा ये लैम्बडा आ गया यहाँ पे। इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करो आप, तो ये वैल्यू आनी चाहिए बेटा आपकी 212 नैनोमीटर, ठीक है। इसे आप चेक कर सकते हैं आसानी से। अगले पार्ट में क्या पूछा है बेटा, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब n की वैल्यू 2 है आपके पास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें z की वैल्यू क्या है, 1 है हमारे पास ना। तो आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो जिसका और वाला पार्ट है वो देखो। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, ट्वाइस पाई अपॉन में ओमेगा होता है। अब यदि मैं ओमेगा की वैल्यू पुटअप करूँ तो बेटा आपने पढ़ रखा होगा v इक्वल टू होता है बच्चे आर ओमेगा। तो ओमेगा क्या बन जाएगा यहाँ पे, v अपॉन में r बन गया। तो बेटा ये हो गया v, r ऊपर चला गया। तो मेरे पास जो टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला आ गया बेटा 2 पाई r अपॉन में v। तो पहले आप r निकाल लो, फिर आप v निकाल लो, दोनों को वैल्यू पुटअप कर दो। अब देखो n की वैल्यू आपके पास, z की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1 है, और n की वैल्यू आपके पास क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 है हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो r का जो फॉर्मूला है, बेसिक r का फॉर्मूला क्या होता है, 0.53 एंगस्ट्रोम जो होता है इंटू एन स्क्वायर। नीचे z भी आता है, लेकिन यहाँ z की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है बेटा। तो ये क्या बन जाएगा 0.53 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 2 2 4 हो जाएगा, इंटू एंगस्ट्रोम 10 की पावर माइनस का 10 हो गया। ये तो वैल्यू आपकी आर हो गई जो यहाँ पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको पता है बेटा क्या होता है, वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू आती है 2.2 10 की पावर 6 इंटू जेड डिवाइड बाई एन, ठीक है बेटा। जेड की वैल्यू तो 1 ही है, एन की वैल्यू 2 है, यहाँ डाल दो इसे, 2.2 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 2, ये कट के कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 6। तो देखो बेटा वेलोसिटी आपकी आ गई, यहाँ पुटअप करो, आर की वैल्यू यहाँ पुटअप करो, जो आपका टाइम पीरियड निकलेगा इसे आप सिंप्लीफाई करना। तो बेटा ये वैल्यू आनी चाहिए 1.2 10 की पावर माइनस का 15 सेकेंड्स, ठीक है बच्चे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से करते पेपर को सोल्व, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आपको पता है बेटा आइंस्टीन ने थ्योरी क्या बोली थी कि यदि आपके पास एक मेटल सरफेस है, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, तो इसने बोला कि जो आपकी ये एनर्जी टोटल एनर्जी आ रही है ना यहाँ से h इंटू न्यू, वो जो एनर्जी है वो दो वेज में काम आती है। पहले तो यहाँ पे इसे वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी पुटअप करती है, दूसरी जो एनर्जी बचेगी उससे किस काम आती है, वो काइनेटिक एनर्जी यूज होती है। ठीक है, मतलब जो एनर्जी है आपकी एच न्यू वो किसके बराबर देती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क फंक्शन का आपको एक्सप्रेशन पता ही है, एच न्यू नोट प्लस का काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ आ गया एच न्यू, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है बेटा हमारे पास एच इंटू न्यू माइनस न्यू नोट। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि with the help of Einstein photoelectric equation any two observed feature in the photoelectric effect which can't be explained by the wave theory। आपको दो फीचर्स बताने हैं आपके कि जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, लेकिन आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ने उसे फोटोइलेक्ट्रिक जो इफेक्ट था उसने एक्सप्लेन कर दिया था। देखो बेटा पहली बात तो यही थी कि आपने पढ़ रही है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और हर पेपर में मैंने सोल्व भी कराया है, तो फिर बता देता हूँ छोटा सा कि आपको पता है बेटा। देखो पहले इसमें क्या था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ना, सॉरी इंटेंसिटी के ऊपर ना, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड्स करती है ना, डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो वेव थ्योरी थी, वेव थ्योरी में क्या था कि यदि आपकी इंटेंसिटी प्रॉपर वे में मिल रही हो तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपकी एनर्जी आप दे रहे हो ना, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसने क्या बताया कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है, केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। दूसरी बात टाइम लैग वाला फंक्शन है। वेव थ्योरी में क्या था कि जो टाइम लैग लगता है उसमें ना, जैसे आप एनर्जी देंगे किसी भी उसको, तो वो एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन पर ना पड़ के पूरे इलेक्ट्रॉन्स पे डलती है, और जब तक आपकी उसकी मिनिमम एनर्जी ना मिल जाए ना तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता वहाँ पे ना, तो क्या होता है थोड़ा सा वहाँ टाइम डिले होता है। लेकिन वेव थ्योरी में इसमें फोटो इलेक्ट्रिक वाली थ्योरी में ऐसा नहीं है, उसमें तुरंत एकदम से इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी जाएगी और वहां से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात क्या बताई थी कि भाई एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बिना इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यदि आपने उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी नहीं दी तो उसको प्रॉपर सफिशिएंट में वर्क फंक्शन नहीं मिलेगा और वो नहीं निकलेगा वहां से ना। ठीक है, लेकिन वेव थ्योरी में क्या था कि आप जो है यदि एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे आप उसे जो है एनर्जी दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वहां से कितने सारे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये लॉन्ग बार मैग्नेट इज कट इनटू थ्री पीसेस ना। आपके पास एक बार मैग्नेट है, मान लो ये आपकी एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, m है, इसकी लेंथ मान लेते हैं, पूरी लेंथ इसकी l है, और इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या है, m इंटू एम है। ठीक है, mm ना, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एल होता है, दोनों के बीच की सेपरेशन ना। अब क्या बोला, दीज पार्ट्स आर देन कंबाइन, इसे तीन भागों में काट दिया, एक और दो ना। नॉर्मल सी बात है बेटा, देखो लेंथ कितनी होगी एक पार्ट की, l/3 हो गई, यहाँ पे भी l/3, तो ये भी आपकी होगी l/3 ना। देन दीज पार्ट्स आर देन कंबाइन विद देयर लाइक पोल टुगेदर ना। अब देखो जैसे ये इसने काटा था ऐसे ना, तो यहाँ नॉर्थ पोल है, मान लो ये साउथ है, तो यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ के बाद यहाँ यहाँ साउथ बनेगा, यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा, यहाँ नॉर्थ बनेगा। ठीक है, ऐसे हो गया। अब तीनों को जो है लाइक पोल्स को जो है कंबाइन कर जाएगा सेम टू सेम ना, ऐसे। अब क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट टू द कॉम्बिनेशन मैग्नेट इन द सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब बोल रहे हैं कि ये टाइम पीरियड आपको बताना है। देखो बेटा टाइम पीरियड का आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है बच्चे, यदि आप किसी मैग्नेट को एक एक्सटर्नल फील्ड में डाल देना तो उसके ऊपर एक वो रोटेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, ऑक्सीलेट करती है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है बेसिकली। तो जो उसका टाइम पीरियड आता है बेटा, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है आई अपॉन में एम इंटू बी। और आई क्या होता है बेटा, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो मैग्नेट एम है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है बेटा, तो देखो अब आपका क्या है, ये इनिशियली हमें ये गिवन है, लेकिन जैसे अपने मैग्नेट को काट दिया तो क्या फर्क पड़ा मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर, पहले ये निकाल लेते हैं। मान लो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया बेटा एम डैश ना, तो ये एम डैश हो गया और ये भी आपकी एल डैश हो गई। एम डैश कितना हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो एम ही है आपका, क्योंकि एम तो कैंसिल आउट नहीं हुआ, पोल तो सेम ही है बेटा आपका ना। पोल यदि देखो यदि मैग्नेट आपकी ऐसे कटती तो आपकी पोल स्ट्रेंथ हाफ होती, लेकिन अब यहाँ पोल स्ट्रेंथ सेम ही रहेगी, लेकिन एल कितना हो गया, एल जो है l/3 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो
1/3 होगी m इंटू एल। एम इंटू एल क्या कैपिटल एम के बराबर है। मैं जो आपकी नई मैग्नेटिक मूवमेंट आई वो तो आगे बेटा m/3 ना, ठीक है। दूसरी बात, यदि मैं आई, मेरे को आई पुटअप करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो आई बेटा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली होता है m इंटू एल स्क्वायर ना। m इंटू आर स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, तो ये बन गया m डैश और l डैश का स्क्वायर। तो m क्या हो जाएगा, m ऑलरेडी आधा हो गया, m/3 हो गया, ये रहा हमारे पास, ठीक है। l कितना हो गया आपका, l हमारा l/3 है ये ऑलरेडी, एक उसका, तो ये स्क्वायर हो गया इसका, तो ये बन गया बेटा m इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 27। मैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले थी उसका कितना बन गया, ये 1/27। इनर्शिया आ गई, तो अब आप टाइम पीरियड के फॉर्मूले में डाल दो। तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, टी डैश दैट विल बी ट्वाइस बाई रूट आई की वैल्यू होगी बेटा I/27 इंटू m, तो नीचे है ही, m की वैल्यू कितनी होगी, m/3 है, ये m/3 आ गया, b तो सेम ही है, 3 से 3 कटा, ये 9 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3, 1/3 बाहर आ गया बेटा, तो ये बन गया ट्वाइस बाई रूट के अंदर I/mb, अभी तो आने वाली है। जो आपका नया टाइम पीरियड आ गया वो क्या आ गया, पहले वाले की कंपेयर में t/3 आया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23। अगले क्वेश्चन पे आओ, इसका और पार्ट देखो। ये क्या बोल रहा है कि एक मेटेलिक रोड है आपके पास जिसकी लेंथ l है, इज रोटेट विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, ठीक है, विद द वन एंड हिंग एट द सेंटर ऑफ द अदर एंड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस आर। अच्छा ठीक है, ये मतलब एक इसे ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, ठीक है बेटा। इसका एक एंड तो आपका ये घूम रहा है, एक यहाँ बंधा हुआ है। About an axis passing through the center and the perpendicular plane of the ring, a constant and uniform magnetic field B parallel to the axis is present everywhere. Deduce the expression for the EMF between the center and the metallic ring. आपको जो है EMF का फॉर्मूला ड्राइव करना है यहाँ पे ना। देखो बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपने पढ़ा होगा। EMF क्या होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे बेटा, ये होता है माइनस का d∅dt ना। माइनस आप लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चे, क्योंकि माइनस केवल लेंज लॉ के हिसाब से लगाता है कि जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा उसका अपोज करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, सॉरी एक ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। तो ये d/dt ऑफ फाई रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स ना। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली ये b इंटू ए होता है। यदि मैं एक पूरे चक्कर की बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा t, एक पूरा टाइम पीरियड आ गया ये हमारा ना, तो माइनस का b इंटू ए हमारे पास पता है, पाई इंटू एल लेंथ है इसकी, तो एल स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया इस पूरे का, ठीक है। तो टी हमारा क्या होता है बेटा, 2π/ओमेगा है, ओमेगा घूम के ऊपर चला, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा जो ईएमएफ जनरेट हुआ वो हो गया माइनस का 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बस ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन तो 1 नंबर का फॉर्मूले का मिल जाएगा, एक सोल्यूशन का मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या बोल रहा है, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये बेटा आपको पता होगा 10th वाला क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ वन स्पीड ऑफ वन मीडियम इन वन मीडियम डिवाइड बाय स्पीड इन वन टू मीडियम, ठीक है। ये होता है यदि पहला मीडियम एयर हो जाए तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है वो बन जाता है बेटा C/V। पहला मीडियम क्या है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा, ये दूसरा क्या है, मीडियम की स्पीड है, तो ये हो जाएगा। और इसकी डायमेंशन या यूनिट क्या होती है, ये बेटा यूनिट प्लस क्वांटिटी होता है, और इसकी डायमेंशन भी नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए आप इसमें इंडिकेट कर देंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, तो पहले हम निकाल लेंगे उसको ना। आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है, मतलब कि v बताना है कि जिससे वो चल रही है ना। गिवन क्या है, ढंग से देखो बेटा, यहाँ से यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो 40 सेंटीमीटर की गहराई पे रखा हुआ है, अब 3 सेंटीमीटर दूर रखा है ऐसे ना। यहाँ से एक लाइट निकल रही है ऐसे, इस सरफेस पे जाने के बाद लाइट कैसे हो रही है, सरफेस के पैरेलल हो रही है। इसका मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री कब बनता है, जब एंगल ऑफ ये इंसिडेंट क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल हो जाए ना। यदि ये एंगल ऑफ क्रिटिकल है तो ये वाला भी क्या बन गया, आईसी बन गया। तो इस ट्रायंगल के अंदर आप देख सकते हैं आसानी से, ये बेटा आईसी हो गया आपका, ये 30 है, ये 40 है, तो ये वाली साइड 50 हो जाएगी, क्योंकि 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना बनेगा, 2500, 2500 का स्क्वायर कितना बन गया बेटा, 50 आ गया। तो इस ट्रायंगल में यदि मैं लगाऊं तो यहाँ से मेरे को म्यू चाहिए, म्यू इक्वल टू आपने पढ़ा होगा टीआईआर वाले फॉर्मूले में क्या आता है, म्यू इक्वल टू होता है 1/sin IC, और 1/sin ऑफ IC, IC की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। sin IC क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो sin IC की वैल्यू पुटअप कर दो, 1/30 अपॉन में 50, ये कट गया बच्चे, ये आ गया 5/3, ठीक है।
तो यहाँ से आपका म्यू आ गया बेटा 5/3। आपको चाहिए थी स्पीड, तो म्यू का फॉर्मूला भी ये वाला यहाँ अप्लाई कर दो। म्यू क्या होता है, C/V होता है। तो बेटा V इक्वल टू क्या आ गया, 3C/5। 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला पुटअप करो, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 5। तो बच्चे ये आ गया 9 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाई 5। ये काट दो, 5 एकम 5 और 5 4 बचेगा, 5 8 40। तो बेटा ये आ गया 1.8 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या बोल, ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस ना। आपको जो है क्या बताना है, इंटेंसिटी पैटर्न बनाना है सिंगल स्लिट का और डबल स्लिट का। ठीक है, देखो बेटा, आपने सिंगल स्लिट में पढ़ा हुआ कि इंटेंसिटी जो होती है हर पॉइंट पे सेम नहीं होती, यहाँ इंटेंसिटी घटती रहती है उसकी ना। ठीक है, तो ये आपका इंटेंसिटी वाला पैटर्न बनाते हैं हम ना। यहाँ इंटेंसिटी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी आपकी सेपरेशन। सेंटर पे क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है। उसके बाद ये पहला आपका मिनिमा आ गया, उसके बाद धीरे धीरे करके इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है। ठीक है, लेकिन जो इसकी इंटेंसिटी है वो सेम बना देना यहाँ तक लेवल ले जाके। ठीक है बेटा, अगले वाले की भी सेम बना देना ऐसे करके। तो बेटा ये है इसका इंटेंसिटी पैटर्न का केस। ये वाला बच्चे है डिफ्रैक्शन वाले पैटर्न में। ठीक है, डिफ्रैक्शन जो यंग्स का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसकी इंटेंसिटी ये है। डबल स्लिट के लिए क्या होती है, इंटेंसिटी बेटा ऑलवेज सेम होती है उसकी ना, मैक्सिमा पे हर जगह सेम मिलेगी और मिनिमा पे 0 मिलेगी। ठीक है, इसमें आप कहीं पे इंटेंसिटी जो है चेंज नहीं होती। ये आपकी सेपरेशन आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ बेटा क्या होता है, ये इंटेंसिटी ये मिनिमा है, तो हर मैक्सिमा पे इंटेंसिटी सेम होती है, पीक ऐसे ऐसे ग्राफ घूमता है। ये आपने मेरी ग्राफ की एक वीडियो देखी होगी, जिसने नहीं देखी बेटा तो वो ग्राफ की वीडियो देख सकता है। उसमें मैंने 12th क्लास के सारे ग्राफ जो है एक्सप्लेन कर रखे हैं, जितने भी टोटल ग्राफ 12th फिजिक्स के अंदर है। हर चैप्टर आपके टोटल 14 चैप्टर में से जितने भी ग्राफ बन सकते हैं वो सारे बेटा उसके अंदर है। ठीक है, और हर बार आप ऑब्जर्व करेंगे, हर बार पेपर में कम से कम 3 से 4 ग्राफ पूछे जाते हैं, चाहे आपका प्री बोर्ड हो चाहे आपका बेटा बोर्ड का पेपर हो। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, सारे ग्राफ उसमें एक्सप्लेन है अच्छे से। खाली ऐसा नहीं है कि ग्राफ बना रखे हैं, उसमें बेटा ग्राफ को फुल्ली एक्सप्लेन भी किया है, ग्राफ कैसे बनाए, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला यूज है, कैसे बनता है। ठीक है बेटा, तो ये था इसका आंसर। आगे लिखा है हेंस टू स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न ना। आपको बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो पहली बात तो यही होगी कि जो आपका इंटरफेरेंस होता है उसमें जो बेटा मैक्सिमा और मिनिमा होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है कि जो फ्रिंज विड्थ है उसके बीच की ना वो सेम होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता रहा था अभी कि यदि मैं एक यहाँ से मैक्सिमा से लेके मिनिमा के बीच की आप देखूँ ना, ये आपका वो होता है ब्राइट फ्रिंज ना, ये आपकी डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट ये आपकी डार्क ना। तो जो ये सेपरेशन होती है ना बेटा, ये हर चीज इसमें सेम होती है। पहली बात तो ये हो गई कि जो विड्थ ऑफ द फ्रिंज है इंटरफेरेंस में वो इक्वल होती है पहला, लेकिन डिफ्रैक्शन में नहीं होती, डिफ्रैक्शन में बेटा सेम नहीं होती, अनइक्वल होती है। दूसरी बात क्या हो जाएगी यहाँ पे, दूसरी बात होती है कि जो इसकी इंटेंसिटी है वो ब्राइट इंटरफेरेंस में क्या होती है कि हर जगह इंटेंसिटी जो है ब्राइट फ्रिंज के लिए सेम होती है, लेकिन डिफ्रैक्शन वाले पैटर्न में क्या है, इंटेंसिटी धीरे धीरे घटती रहती है। ठीक है, ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 26 ना बेटा, अब आ गया आपके पास सेक्शन नंबर C। ये क्या बोल रहा है कि एक मिनट बेटा होल्ड करना। हाँ जी बेटा, देखो पहला पार्ट इसका क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द टू मेटल हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपके पास डायग्राम गिवन है बेटा, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहाँ आपकी बेटा ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आपको बताना है दोनों में से कौन से का जो है हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखो जरा, एक P है, ये आपका Q है, तो आपको साफ दिख रहा होगा बेटा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये इंडिकेट करती है ये ना। यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 3 और मल्टीप्लाई में किसका 10⁻14 है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स ना। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब किसकी ज्यादा हो गई, Q वाले की ज्यादा हो गई। तो पहले का आंसर क्या है, Q। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच हैज ए ग्रेट वैल्यू ना। आपको बताना है कि जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है ना, जिसकी वैल्यू ज्यादा है फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वाले की, उसका वर्क फंक्शन बताना है। तो बेटा वर्क फंक्शन का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, H इंटू न्यू नोट होता है। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी आए थ्रेशोल्ड वाले उसमें मल्टीप्लाई कर दो H की वैल्यू का। H के क्या होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34।
इंटू आपका हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14। इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो बेटा जूल में आ जाएगा, उसे कन्वर्ट कर लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18, 1 6 36 और 1 27, 37 3 36 और 3 39। तो बेटा ये आ गया 39.78 इंटू 10⁻⁻20। ये जूल में आया है, इसे आप कन्वर्ट कर लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻90 से डिवाइड मार दो, तो बेटा ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ठीक है। तो इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू नियर अबाउट आएगी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले पार्ट में क्या पूछेगा, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है, और आपने पढ़ा है कि जो आपकी आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है वो क्या बोलते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा वो होता है एच इंटू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। आप क्या बोल रहे हैं, फाइंड काइनेटिक एनर्जी बतानी है कब, जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज जो है आप उस मेटल पे यूज कर रहे हैं, तो मतलब आपको न्यू पता है, तो आप सीधा एच कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, ये बन गया बेटा न्यू माइनस न्यू नोट। तो एच की वैल्यू आपको पता ही है 6.63 या 67 10⁻⁻34। न्यू की वैल्यू डाल दो बेटा यहाँ पे 8 × 10⁻14 माइनस का न्यू नोट। थ्रेशोल्ड तो आपको पता ही है 6 × 10⁻14 है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 8 में से 6 गया 2, 2 इंटू 10⁻14। लेकिन बेटा फिर ये आपकी जूल में आएगी, इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, तो बेटा ये वैल्यू आएगी आपकी 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, बेटा आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे होती है प्रोड्यूस, एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे जो ऑक्सीलेटिंग चार्ज होता है आपका, ऑक्सीलेटिंग चार्ज मेक्स टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। क्योंकि मैक्सवेल ने क्या बताया था कि जब जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा ऑटोमेटिकली वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। So by the combination of time varying electric field and magnetic field we obtain electromagnetic waves। ठीक है बेटा, ऐसे आप इसे लिखेंगे। आगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ दीज वेव्स, ठीक बेटा ऑक्सीलेटिंग चार्ज इसका सोर्स हो जाएगा, oscillating charge is the source for the EM waves ना। Write mathematical expression for the electric and magnetic field of an electromagnetic waves propagating along the z axis ना। जब आपकी कोई भी जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स है वो आपकी जेड एक्सिस में प्रोपगेट कर रही है ना, तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है। देखो बेटा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक एक्सप्रेशन होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। लेकिन इसने बोला जेड एक्सिस में चल रही है वेव, तो मान लो ये आई में है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है, और जो ईएम जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन होती है प्रोपगेशन की वो कौन देता है, ई क्रॉस बी देता है, ठीक है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बन जाएगा, बी नॉट साइन, ये बन गया बेटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी, और बी किस तरफ है आपका, इसके परपेंडिकुलर कर दो, जे में कर दो, क्योंकि आपका जेड एक्सिस में तो वेव चल रही है, ठीक है बेटा। ये आपका इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। राइट एनी टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव्स ना, आपको ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज लिखनी है। पहली बात तो ये कि जो है ये जो ईएम वेव्स है वो मोमेंटम कैरी करती है एज वेल एज एनर्जी के, एज वेल एज एनर्जी, ठीक है बेटा। दूसरी बात क्या लिखेंगे, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, ट्रेवल बाय द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। तीसरी बात क्या लिख सकते हैं इसमें आप कि इन्हें जो है मीडियम की नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेट, नो नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ठीक है बच्चे। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या बोल रहा है बेटा, ये चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए रिंग ऑफ रेडियस ए। आपके पास एक रिंग है ये ना, जिसकी रेडियस क्या है, ए है, इस पे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट है जो कि ए सेपरेशन पे है ना, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है किसी मान लो एक्स सेपरेशन पे। देखो बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये बहुत पहले कट चुका है, 2016 के बाद से ये पेपर में नहीं आता, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है बेटा।
तो ये छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। अगला पार्ट देखो, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ये सेकंड चैप्टर का पहला डेरिवेशन है ना, इसे भी बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। इसमें पूछ क्या रहा है कि आपके पास एक डाइपोल है, ये आपका माइनस का क्यों है, ये आपका प्लस क्यों है, डाइपोल का ये सेंटर है, ये ए है आपके पास, ये ए है, मैं कर नहीं रहा, थोड़ा बता रहा हूँ बस। इसकी एक्सिस पे यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास पी ना, तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा। एक बार इसकी वजह से निकाल लो, एक बार इसकी वजह से निकाल लो, दोनों को बेटा ऐड कर दो, बस खत्म, आंसर आ जाएगा। ठीक है। बी पार्ट क्या बोल रहा है, डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। देखो बेटा आपको पता है कि डाइपोल क्या होता है, प्लस का क्यों है, एक माइनस का क्यों, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या बनेगी, प्लस टू माइनस जाएगी, ऐसे ऐसे ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछा गया जरूर है बनाने के लिए, लेकिन यदि आप लाइन्स भी बना देंगे ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा बस ना, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बना दे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये तो बेटा लाइंस होगी आपकी ना। अब आप जानते हैं कि भाई जो इक्विपोटेंट सरफेस होते हैं आपके, आपने पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला ई इक्वल टू होता है माइनस का डीवी अपॉन में डी आर। ये क्या बोल रहा है कि जो डी आर है वो इन्वर्सली होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ना। जहाँ बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहाँ सेपरेशन बिटवीन द सरफेस कम होती है, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहाँ सेपरेशन बिटवीन द सरफेस ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ प्लस का क्यों है बेटा, यहाँ माइनस का क्यों है, तो यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इसका मतलब जो सरफेस बनेगी ना आपके गोले गोले, वो यहाँ क्लोज रहेंगे और थोड़ा सा इधर दूर रहेंगे, बस ये डिफरेंस ध्यान रखना अपना। ठीक है, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे ना। ठीक है, कंसेंट्रिक नहीं बनेंगे यहाँ पे ना, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ये बीच में क्लोज रहेगा, बाहर दूर दूर, ये ऐसे इसके सरफेस बनते हैं बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या बोल रहा है, ए डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, द वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज करंट एंड पावर। आपको जो है एक एसी सोर्स से एक डिवाइस जोड़ा गया है, आपके पास एक ग्राफ गिवन है यहाँ पे, किस किस का वेरिएशन है, ये वोल्टेज करंट और पावर का तीन ग्राफ गिवन है आपके यहाँ पे ना। इन वन कंप्लीट साइकिल आर गिवन इन द फिगर। आपको बताना है बेटा विच कर्व शोज द पावर कंजप्शन ओवर ए फुल साइकिल। देखो आप समझ सकते हैं बेटा, यहाँ पे एक पूरा साइकिल यहाँ पूरा हो रहा है ना। यदि मैं बी कर्व की बात करूँ, देखो ढंग से देखा जाए तो बी यहाँ पे आया, उसके बाद बेटा ये नीचे से पूरा यहाँ गया ना, तो ये 0, ये पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, और बेटा ये हो गया आपका 2 पाई ना। तो पूरा साइकिल यहाँ पूरा हो गया। इसका मतलब ये क्या है, जो आपका ये वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होता है बेटा, एसी सोर्स आपका V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। देखो साइन का ग्राफ बन रहा है ये पूरा बी वाला ना, इसका मतलब ये बी क्या है, वोल्टेज का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो वोल्टेज का ग्राफ कौन शो कर रहे हैं, बी ग्राफ शो है वोल्टेज का ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा जुड़ा नहीं है, यहाँ पे ऐसे है। आप देखो जो करंट का ग्राफ है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है ना, लेकिन ये भी पूरा आपका का 2 पाई यहाँ पे वो पूरा हो रहा है ना, लेकिन आप देख रहे हैं करंट थोड़ा सा लीड कर रहा है एज कम्पेयर टू वोल्टेज के ना। जब आप टाइम 0 पे बात करते हैं तो बी जो है 0 है, लेकिन जो अगले वाला जो ग्राफ जिसको मैंने इंडिकेट किया है ना, ये वाला ग्राफ जो है ये थोड़ा सा आगे है ना पाई/2, इट मीन्स क्या है, ये करंट का ग्राफ हो गया। तो बेटा सी किसको दिखाता है, सी आपका करंट को इंडिकेट कर रहा है। और करंट से ज्यादा पावर क्या होती है, पावर का ग्राफ बनता है पीक ना, क्योंकि पावर क्या होती है बेटा, पी होता है I² इंटू आर ना। आप देख रहे हैं इसका वोल्टेज कितना ज्यादा है, इसका सॉरी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब ये ग्राफ जो ए ग्राफ है वो किसको शो कर रहे हैं, पावर को ना। तो यहाँ पे जो पावर को शो करता है वो कौन सा ग्राफ है, ए शो कर रहा है। ठीक है बच्चे, पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज पावर कंज्यूम ओवर ए साइकिल। देखो बेटा एक साइकिल के दौरान जो है टोटल पावर कितनी होती है, 0 होती है, ध्यान रखना इसको आप ना, क्योंकि एक साइकिल का मतलब होता है ये ऐसे ना, इसमें देखो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव एरिया होता है, टोटल दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाता है। ठीक है, आगे पूछा है आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स। देखो बेटा ये डिवाइस जो है इसमें क्या है, आप देख रहे हैं करंट लीड कर रहा है ना, तो करंट लीड करने का मतलब होता है कि ये कैपेसिटर है आपका। ठीक है बच्चे, और वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, डू मैग्नेटिक फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, वेरीफाई फॉर टू करंट एलिमेंट dl इज इक्वल टू dl आई कैप लोकेटेड एट द ओरिजिन। बेटा बकवास क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते। ठीक है, ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन दे दिया है बिना मतलब से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, टाइम वेस्टेज नहीं कर रहा है ऐसे बकवास क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, 3 फोटोडायोड D1 D2 एंड D3 आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैविंग बैंड गैप। देखो बेटा ये D1 का बैंड गैप है, ये D2 का है, और बच्चे ये है आपके पास D3 का। ठीक है, विच वन विल बी एबल टू डिटेक्ट द वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम ना। आपको ये बताना है कि 6000 एंगस्ट्रॉम वाला जो आपका लाइट डाल रहे हैं ना, तो किससे
जो है एमिशन होगा किससे नहीं होगा, या फिर कौन सा डिटेक्ट करेगा उसको लाइट को, कौन सा नहीं करेगा फोटो डायोड ना। तो पहले आप ये निकाल लो बेटा, जो आपके पास वेवलेंथ गिवन है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम ना, इसके पास कितनी एनर्जी है जिससे आप ये वेवलेंथ, तो यहाँ से E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्बडा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लगा दो, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 इंटू सी की वैल्यू डाल दो बेटा, सी क्या हो जाए 3 10 की पावर 8 हो गया, डिवाइड बाई 6000 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, तो 1 2 3 तो 1 10 की पावर माइनस 7 ऊपर आके प्लस का हो गया, तो बेटा ये बन गया 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर, यहाँ बचेगा 7 और 8 15 हो गया यहाँ पे ना, ठीक है, नीचे 6 आ गया ये ना, ठीक है बेटा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आंसर आएगा बेटा हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस का सॉरी 10 की पावर माइनस का 19 जूल, ठीक है बेटा। इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, यदि मैं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो आप इसे डिवाइड कर दो 1.6 10 की पावर माइनस का 19 से, तो ये वैल्यू नियर अबाउट 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट आ जाएगी, ठीक है बेटा। इसे आप सिंप्लीफाई करने के बाद आप चेक कर रहे हैं कि जो एनर्जी आई है 6000 एंगस्ट्रॉम वाले वेवलेंथ के पास ना, कितनी होती है 2.07 ना, तो आप चेक कर लो कौन से डायोड में हुई। देखो इसको तो ज़्यादा चाहिए, इसको भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला क्या काम करेगा, एमिशन शो कर देगा, डिटेक्ट कर लेगा लाइट को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायोड D2। अगले क्वेश्चन पे बेटा, अब आगे क्वेश्चन फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, each electron with the energy E naught incident on a metal surface kept in an evacuated chamber, what may happen ना। ये बोल रहा है जैसे यहाँ पे एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की लाइट टकरा रही है और ये चैम्बर में जो है इवैक्यूएट हो रखा है, ठीक है, मतलब कि वैक्यूम क्रिएटेड है यहाँ पे, आपको बताना है कि अब क्या होगा। तो बेटा देखो नॉर्मल सी बात है कि जैसे लाइट पड़ेगी यहाँ से ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो एमिट होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है वो कितनी हो सकती है, वो हो सकती है बेटा कितनी, ई नॉट ना, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जरूर, तो जो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड होगा विद ए मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ई नॉट, बस इसका आंसर यही हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, लैम्बडा आपको बताना है कि लैम्बडा कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड टू रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियस विच इज बाउंड टू द न्यूक्लियस विद द 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। बेटा देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, ठीक है, ये आपको एनर्जी पता है। तो आपको बोल रहा है कि इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, तो बेटा आप नॉर्मल सा E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा वाला फॉर्मूला लगा दो बस सीधा, एच सी बाई लैम्बडा, तो लैम्बडा हमारा क्या हो जाएगा एच सी अपॉन में लैम्बडा। अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो एच इंटू सी की, देखो एच की वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर माइनस का 34 इंटू सी आपको पता ही है, डिवाइड बाय लैम्बडा हमारे पास कितना है, लैम्बडा हमें निकालना है, तो यहाँ नीचे ई आ जाएगा बेटा, ठीक है, ई कितना 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। देखो बच्चे इसे आप याद भी कर सकते हैं, जो ये एच इंटू सी का प्रोडक्ट है ना, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये कट जाएगा पूरा, या वैसे काटाकुटी करोगे तो ये बेटा ये वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 नैनोमीटर, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर सी, देखो बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने का चांस है आपके बोर्ड में, ठीक है। क्या लिखा है, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटॉन्स थ्योरी। देखिए यदि हम वेव थ्योरी की बात करते हैं ना, तो बेटा जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, लेकिन यदि हम फोटॉन्स थ्योरी की बात करते हैं, यदि हम फोटॉन्स के नेचर की बात करते हैं, इसके बेस पे इंटेंसिटी देखते हैं, तो बेटा ये होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये आपका डेफिनेशन होती है इसकी ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप इसको, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी है उसे हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आगे पूछा है एसआई यूनिट ना, तो आप एसआई यूनिट तो निकाल सकते हैं यहाँ से आसानी से, क्या बनेगा बेटा, एनर्जी की होती है जूल, डिवाइड बाय एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, टाइम की होगी सेकेंड्स ना, या तो लिखेंगे हम जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, या फिर हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड क्या होता है, वोट होता है, तो बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको वोट पर मीटर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं W मीटर -2।
बात एक ही है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे देखो, इसका और वाला पार्ट देखो, लिखा है स्टेट बोर्ड्स पोस्टुलेट फॉर डिफाइन स्टेबल ऑर्बिट। देखो बेटा, ये जो एंगुलर मोमेंटम वाला पोस्टुलेट होता है ना, एल इजकल टू एन एच अपॉन में 2 पाई, इसी को बोलते हैं हम कौन सा, स्टेबल ऑर्बिट वाला पोस्टुलेट, ठीक है बच्चे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला पोस्टुलेट क्या होता है कि जो जिसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में होगा, वो ही आपके स्टेबल ऑर्बिट में मूव करेगा। आगे लिखा है हाउ डज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दीज ऑर्बिट्स ना। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने कैसे इसको सिंप्लीफाई किया था। देखो बेटा, इसने क्या बताया था कि जो आपकी ये 2 पाई आर होती है ना, बेसिकली सर्कमफेरेंस में, वो किसके बराबर होती है, एन लैम्डा के बराबर होता है। यदि मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट अप कर दूँ, इसने कैसे एक्सप्लेन किया, मतलब इसने इस थ्योरी के बेस पे कैसे एल इजकल टू एन एच अपॉन में 2 पाई निकाला, वो आपको बात करनी है बस, ठीक है। तो 2 पाई आर इजकल टू एन लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन में पी होता है, और आपको पी की वैल्यू पता ही है, पी होता है मोमेंटम बेसिकली। तो ये बन जाएगा बेटा एन एच अपॉन में एम इंटू वी हो जाएगा। आप यहाँ से एम वी आर एक तरफ ले जाइए, एम वी आर इजकल टू हो गया बेटा एन एच अपॉन में 2 पाई, और एम वी आर का एम वी क्या होता है, मोमेंटम, मतलब कि आर क्रॉस पी बन गया, ये बन गया एन एच अपॉन में 2 पाई, तो आर क्रॉस पी आपका एल होता है। सो बच्चे एल इजकल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। तो डी ब्रोगली ने आपका इस तरीके से जो है इसको एक्सप्लेन किया था बोर्स के पोस्टुलेट को, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, बी वाला क्वेश्चन देखो, ये हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट। देखो बेटा, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि उसकी एनर्जी कितनी है, इनिशियली उसकी एनर्जी है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कॉमन वाला, क्या होता है, माइनस का 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर ई इंटू वी, ये फॉर्मूला होता है बेसिक ना। तो यहाँ से आपकी एनर्जी कितनी आ गई, माइनस का 13.6 आ गई। एब्जॉर्ब ए फोटोन विच एक्साइट इट टू द एन इजकल टू 3 लेवल ना। अब यहाँ से इसने एक फोटोन लिया, तो उसकी एनर्जी वो कहाँ पहुंच गया, एन इजकल टू 3 में पहुंच गया। बेटा थर्ड लेवल पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस का 13.6 डिवाइड बाई 9 कर देंगे। जब आप इसे काटाकाटी करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू आएगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से ये कहाँ चला गया, एनर्जी ऑब्जर्व करके इस पे चला गया ना। तो जो इनका एनर्जी का गैप आया वो कितना आया, देखो आप इसे निकाल सकते हैं, माइनस का 1.5 माइनस के साथ माइनस का 13.6 आ गया, तो ये बन गया बेटा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। तो ये अब एनर्जी आ गई तो इजीली आप फॉर्मूला लगा लो, ई इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, एस सी बाई लैम्डा। यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं इजीली, लैम्डा आपका निकलेगा एच सी अपॉन में ई। देखो एच की वैल्यू पता है बेटा, सी की वैल्यू पता है, ई हमारे पास आ ही गया है, इसे आप यहाँ पुट करेंगे, एच सी की वैल्यू डालने के बाद यहाँ आप डालेंगे 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से आपका लैम्डा निकलेगा, जैसे आपका लैम्डा निकल जाएगा इजीली आप जो है सी निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यू क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा बेटा सी अपॉन में लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है, लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से पुट अप करो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ द हाइपोथेटिकल एटम आर गिवन इन द बिलो। यहाँ पे देखो एनर्जी लेवल्स गिवन है ये आपके ना, जीरो से लेके, ये ए ट्रांजेक्शन कब होता है, जब जीरो से लेके वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जा रहा है। बी ट्रांजेक्शन बेटा जीरो से लेके माइनस 4.5 में जा रहा है। सी वाला है बच्चे माइनस 2 से माइनस 4.5 जा रहा है। डी वाला है जब 2 से कितना जा रहा है, डी पे जा रहा है ना। विच ऑफ द शोन ट्रांजिशन विल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ये बताना है कि कौन सा ट्रांजिशन होगा जब आपका एक फोटोन जिसकी वेवलेंथ कितनी है 275 नैनोमीटर है, जब वो वहां से इजेक्ट हो जाएगा। तो बेटा पहले आप यहाँ से एनर्जी निकाल लो इसकी, बेसिकली ना इस फोटोन के पास एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, एस सी बाई लैम्डा। आप यहाँ से एनर्जी निकालेंगे 6.63 टेन की पावर माइनस का 34 इंटू 3 इंटू टेन की पावर 8 डालेंगे वैल्यू ना। ये आप लैम्डा डालेंगे बेटा, यहाँ पे 275 इंटू टेन की पावर माइनस का 9, इसी यहीं पे डिवाइड कर दो 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस का 19 से, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी आपकी ना। उसके बाद आप देख लो कौन से लेवल में जो है इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका गैप आएगा एनर्जी का, मान लो सपोज करो यहाँ पे आता है बेटा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, तो इसका एनर्जी की कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बी क्या हो जाएगा, देखो जीरो से लेके माइनस का 4.5 है। यदि बेटा यहाँ आपके आंसर आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपका ट्रांजिशन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्या बोल रहा है, देयर आर टू सेट्स ऑफ अपैरेटस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन सेट ए। देखो ये आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है, एक सेट बेटा बी है हमारे पास, ठीक है। सेट ए में क्या बोला, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इमिनेटिंग फ्रॉम द स्लिट डज नॉट चेंज विद द टाइम। देखो
इसका मतलब क्या है कि जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि आपके जो पोजीशन मिलेगी ना वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाई देगा, वो अच्छा बनेगा। उसकी जो मिनिमा और मैक्सिमा की पोजीशन है वो क्या होगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरा पूछा क्या इसने, वेयर एज इन द सेट बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स फ्रॉम द स्लिट चेंजेस रैपिडली विद द टाइम। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये इसका जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो उसकी मैक्सिमा की पोजीशन या मिनिमा की पोजीशन है वो क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम ना। और जो उसकी यूनिफॉर्म इंटेंसिटी रहेगी वो पूरे पे, मतलब इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं रहेगी, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी आपकी ना। आपके पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाट डिफरेंस विल बी ऑब्जर्व इन द पैटर्न ऑब्जर्व इन द स्क्रीन टू। जो मैंने बताया वही चीज़ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो सेक्ट ए पे क्या दिखाई देगा आपको, जो आपकी इंटेंसिटी रहेगी आपका, पहली बात तो स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा आपको, ठीक है। और जो मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी है आपकी, वो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, डज नॉट चेंज रहेगी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डज नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम। कौन से वाले में, सेट ए के अंदर, ठीक है बेटा। लेकिन सेट बी में क्या रहेगा, डज चेंज ना। तो यहाँ पे आपका पोजीशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा डज चेंज विद टाइम, ठीक है। या वी कैन से रैपिडली चेंज है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, रैपिडली चेंजिंग विद समय, ठीक है बेटा। टाइम के साथ वो चेंज करेगी ना। और जो इनकी वो है क्या बोलते हैं इंटेंसिटी, वो है वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्मली बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ये आप इसमें जो है परफॉर्म आप जो है क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ना। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द, देखो बेटा ये डेरिवेशन रिलेटेड है, लेकिन बता देता हूँ फिर भी थोड़ा सा। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन द बोथ अबव मेंशन सेटअप ए एंड बी ना, assuming that the wave emanating from the two slits ना। आपको देखो यदि जो पहले वाला पार्ट है ना, जो ए वाला सेट है ना, उसमें आपको डेरिवेशन करना है यहाँ पे ना इंटेंसिटी के लिए ना। तो आप बेसिकली वेव मान लेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। दूसरे वाले मान लेंगे, आपका जो डेरिवेशन था ना वो कट गया है इस बार, है नहीं सिलेबस में। ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस का फाइव हो जाएगा यहाँ पे ना, कांस्टेंट फेज मान लेंगे क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा फेज ना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने फाइव लिख दिया इसलिए ना। जब अभी सिंप्लीफाई करेंगे आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका एक आंसर आता है, आपको याद हो तो, 4i0 कोस स्क्वायर 5/2। ये इसका डेरिवेशन था, ठीक है बेटा। लेकिन इस बार सिलेबस में नहीं है। सेम वे में दूसरे वाले केस में करेंगे डिक्टो ना। लेकिन दूसरे वाले जब आप इंटेंसिटी निकालेंगे ना, तो बेटा यहाँ इंटेंसिटी क्या करेंगे, इसका मोड ले लेंगे बस केवल अपना, ठीक है। तो ये सिलेबस में नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे ना। अगला इसका और वाला पार्ट देखो बेटा, और वाला पार्ट क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखो ये देखो पीछे बनाया था, सेम वही क्वेश्चन है कि आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली पोजीशन में, मतलब आपकी इन्फिनिटी पे इमेज बनती है ना, तो इसमें आपको इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। आगे पूछा है विच टू एबरेशन डू ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप सफर फ्रॉम। ये बोल रहा है जो रिफ्रैक्टिंग लेंस वाले टेलीस्कोप है ना, उनमें जो है कौन सी एबरेशन होती है जिनकी वजह से दिक्कतें बनती है ना, ये जो सफर करता है, ठीक है। वो हाउ आर द ओवरकम इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ना। मतलब आपको बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, एडवांटेज लिखनी है किसकी, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप ना, ठीक है। देखो आपको मैंने बता भी रखा है पहले, लेकिन फिर बता देता हूँ यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होता है, जो आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं इसमें बेसिकली हम लेंस यूज करते हैं, ठीक है। और लेंस के अंदर दो चीजें होती है, नंबर एक, एक तो बेटा होता है स्फेरिकल एब्रीवेशन ना, स्फेरिकल एब्रेशन होता है, ठीक है। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है कि आपका जो, मान सपोज करो जैसे मेरे पास ये एक वो है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से रेज आ रही है आपके पास बेटा, ठीक है। ऑल द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना, ये सारी मीट कहाँ करेगी, फोकस पे जाएगी। फोकस एक सिंगल पॉइंट है ना, लेकिन जैसे ये सारी रे आती है ना, यहाँ से रे आ रही है ऐसे ऐसे ना, ये सारी मीट क्या करेगी, फोकस पे। ये सारी जब रे बेटा फोकस पे मिलती है, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपका फोकस पहले एक सिंगल पॉइंट था, लेकिन वो अब जब सारी रे मिलती है थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, ऐसे फैल जाता है ना। इसी को बोलते हैं बेटा स्फेरिकल एब्रेशन ना, ठीक है।
ये किस में होती है, लेंस में होती है, मिरर में नहीं होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक सिंगल पॉइंट पे यदि सारी रेज आ रही है तो इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन थोड़ा सा यदि फैल जाएगी तो इंटेंसिटी जो है थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो ये स्फेरिकल एब्रेशन किस में होती है, एक तो ये किसके अंदर है, लेंस के अंदर, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के। दूसरा होता है बेटा क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर से रिलेटेड ना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो आपके लेंस है उसमें जो है विबग्योर वाला फंडा काम करता है, 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है ना। तो जो आपकी इंटेंसिटी बनती है ना वो थोड़ी सी मिक्सअप बन जाती है। मान लो जो 2 कलर आपस में मिक्स होकर हो जाता है, सिंगल कलर की लाइट होगी मोनोक्रोमेटिक ना, तो एक अलग ही इंटेंसिटी पैटर्न दिखाएगा, लेकिन यदि आपकी सारी मिक्स होकर बनाएगी तो वो ब्लर हो जाती है इंटेंसिटी ना, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी किसमें होती है, रिफ्लेक्टिंग में होती है, लेंस वाले में ना, लेकिन रिफ्लेक्टिंग में नहीं होती मिरर वाले में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 33। यूज किरचॉफ्स लॉ, कैलकुलेट द करंट इन द आर्म ए सी। ए और सी के अंदर आपको जो है क्या निकालना है, करंट की वैल्यू बतानी है। तो आप देखो फटाफट, यहाँ करंट की डायरेक्शन भी ऑलरेडी बनी हुई है ना, आप देखो, लेकिन इसमें करंट नहीं बताना। यहाँ पे हम करंट मान लेते हैं I3 करंट आ रहा है आपका, ठीक है। ये I3 यहाँ जैसे जंक्शन पे ए पे पहुंचता है, उधर I1 में चला गया, नीचे आ गया I2 में। इसका मतलब आपके पास I3 की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, I1 प्लस का I2 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे केवीएल लगा देते हैं फटाफट, किरचॉफ्स का वोल्टेज रूल ना। यदि मैं इस लूप में ले लेता हूँ और एक बार इस लूप में ले लूंगा, ठीक है। इन लूप कौन से वाले में, ए ई एफ सी ए, ठीक है। ए ई एफ सी ए में आ जाओ, ठीक है। जैसे ए से आप ई की तरफ जा रहे हैं तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ यहाँ पे ना। जब आप ई से एफ में आएंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 30 × I1। देखो हम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिधर हम चल रहे हैं उधर ही करंट चल रहा है। ये पॉजिटिव आ गया हमारे पास, ई से सी पे आए, कोई एफ से सी पे आ गई, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं। आपकी बैटरी आ गई, बैटरी का पहले पोल पड़ रहा है माइनस, तो माइनस का 40 आ गया। आगे बढ़ गए बेटा, यहाँ फिर प्लस का 40 × I3। अब यहीं पे आप जो है इजकल टू 0 I3 की वैल्यू पुट अप कर दो। तो बच्चे ये हो जाएगा हमारे पास 30 I1 माइनस का 40 प्लस का 40 × I3 कितना है बेटा हमारे पास, I1 प्लस का I2 इजकल टू 0। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो बेटा ये बन गया 40 और 30 70 हो गया। 70 I1 प्लस का 40 I2 इजकल टू, आगे बच्चे 40, 10 से डिवाइड मार दो तो पहली इक्वेशन बन गई बेटा मेरे पास 7 I1 प्लस का 4 I2 इजकल टू आ गया 4। पहली इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस तरह आप दूसरे लूप में लगाओ, नीचे वाले लूप में ना, इन लूप कौन से लूप में, ए बी डी सी, या फिर ए सी डी ए, डी भी किसी में लगा सकते हैं आप लोग। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी डी सी ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे लगा रहा हूँ, यहाँ से मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। ए से बी पे आए, कोई वो नहीं हुआ, वोल्टेज ड्रॉप, बैटरी आ गया, बैटरी का पहले आया माइनस का हिस्सा तो -80 वोल्ट हो गया। फिर यहाँ पहुँच गया बेटा, इसमें देखो करंट की डायरेक्शन कैसे है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो प्लस का 20 इंटू यहाँ I2 आ गया। फिर आपकी बैटरी माइनस का 40 वोल्ट, फिर आपके बेटा प्लस का 40 इंटू I3 दैट इज इक्वल टू 0। I3 की वैल्यू फिर पुटअप कर दो, तो ये तो हो गया माइनस का 120 प्लस का 20 I2, यहाँ पे प्लस का I1 प्लस I2 होता है, तो इसका मतलब 40 का I1 प्लस का 40 I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप दूसरी इक्वेशन बना लो, तो बेटा दूसरी इक्वेशन बन के क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया हमारे पास I1 कितने हैं, 40 है, तो बेटा ये 40 I1 हो गया, और 40 प्लस 20 ये 60 I2 हो गया, इज इक्वल टू हो गया 120। 10 से डिवाइड मार दो पूरे को, तो बेटा 4 I1 प्लस का 6 I2 इक्वल टू हो गया 12, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को बच्चे सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से I1 और I2 निकल जाएगा आसानी से। I1 आ गया हमारे पास, I2 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो तो I3 आ जाएगा, जो आपसे पूछा गया था, आपसे AC वायर में पूछा गया था। तो AC में कौन सा करंट है, I3 है, ये हो जाएगा बेटा I2 प्लस I1। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, देखो इसका सेकंड पार्ट क्या लिखा है, 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ, एक सेल का ईएमएफ बेटा हमारे पास E1 की वैल्यू है 1.5 वोल्ट, दूसरे का वैल्यू है E2 2 वोल्ट, ठीक है। हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको दोनों, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.2 ओम है, और दूसरी सेल का बेटा हमारे पास है 0.3 ओम, ठीक है। कनेक्टेड इन पैरेलल, देखो बेटा पैरेलल में लगी हुई है ना, मतलब ऐसे लगी है आपकी, एक सेल ये है हमारे पास, दूसरी सेल बच्चे हमारे पास ये है, ठीक है। कैलकुलेट द ईएमएफ एंड इंटरसेक्शन ऑफ द इक्विवेलेंट सेल, देखो बेटा यार ये तो डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ना।
जो यहाँ इसका इक्विवेलेंट EMF आता है इसकी वैल्यू आप याद भी कर लेंगे और ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड में आता है बेटा R1 प्लस R2, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला केवल और केवल 2 सेल के लिए ही वैलिड है। यदि आपकी कहीं 3 सेल्स या 4 सेल आ जाती है तो बेटा आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इजकल टू E1 बाई R1 प्लस का आ गया E2 बाई R2 प्लस अप टू डॉट डॉट ऐसे ऐसे E3 बाई R3 प्लस E4 बाई R4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 सेल्स की बात कर रहा है तो सारी वैल्यू पुटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा 1.5 इंटू 0.3 प्लस का 2 इंटू 0.2 डिवाइड में आ गया 0.2 प्लस का 0.3, इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बेटा आपका नेट वोल्टेज निकल जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बेसिकली सेल जैसे आपका पैरेलल में काम करता है ना नॉर्मल कॉम्बिनेशन वाला, उसी तरह निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये सारी वैल्यू गिवन है, यहाँ पुटअप करेंगे तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और वाला पार्ट क्या बोल रहा है इसका, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो बेटा आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या होती है, P होती है। ये होता है कोई भी वन ऑफ द टू चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द चार्जेस। ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, जो ये सेपरेशन है दोनों के बीच की ना, ये होता है आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है बच्चे। इज इट है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। नॉर्मल सी बात देखो बेटा, जो डाइपोल मोमेंट होता है वो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ होती है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ये आपके पास डेरिवेशन है डाइपोल के लिए ना, ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का डेरिवेशन माइनस क्यू प्लस क्यू। यहाँ पे आपका देखो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट P है, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो आप इजीली कर लेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है बेटा। बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये पीछे बनाया था हमने अभी ना, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। तो बेटा सरफेस कैसे बनते हैं, यहाँ बीच में आता है, इधर पास पास रहेंगे, आगे दूर दूर बनते हैं, ठीक है। ये ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे बनेंगे, ये बीच में पास पास रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो सेपरेशन है वो कम रहती है, ठीक है। ये ऐसे बनते हैं, ठीक है। आपके पूछा बेटा लोकेट द पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज जीरो। देखो सबसे पहले बीच में एक लाइन खींच देना है, स्ट्रेट लाइन ना। तो बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसी रहेगी कि जो क्या रहेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, सेक्शन ई आ गया हमारे पास अब ना, 5 मार्क्स वाले हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो बेटा ये आ गया हमारी केस बेस्ड स्टडी, ठीक है। पहली केस बेस्ड स्टडी किस पे बेस है, कलर कोड के ऊपर, और बेटा कलर कोड आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसे काट देता हूँ, जरूरत नहीं है करने की। वैसे तो बहुत ईजी होता है ये ना, लेकिन इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। सीधा अगले केस बेस्ड स्टडी पे आ जाओ बेटा। ये वाले देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस है ना, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें एक नया कंसेप्ट भी है जिसे हम बोलते नहीं है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग वाला ना, कई बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है, लेकिन फिर बता देता हूँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, एक बार इसकी केस बेस्ड स्टडी पढ़ लो। देखो फटाफट में हमारे पास बेटा एक रिलेशन गिवन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और किसके बीच में, सेल्फ इंडक्टेंस, दो कोयले के बीच का, ठीक है। अब ये क्या लिखा है यहाँ पे ना कि के की वैल्यू 1 होती है। के क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जिसको बोलते हैं ना। ये क्या होता है, ये होता है बेटा फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द वन कॉइल दैट लिंक विद द अदर कॉइल ना। मतलब जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का रेशियो है ना करंट के साथ में, एक कॉइल का दूसरे के साथ में, ठीक है, उसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ना। यहीं से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है कि जो एम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट L1 L2 होता है। तो यहाँ जब ये हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है के, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एम अपॉन में रूट L1 L2। इस के को ही बोलते हैं हम क्या, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। देखो जब यदि के की वैल्यू 1 हुई, इसका मतलब क्या होता है कि जो फ्लक्स जो पहली कॉइल जनरेट कर रही है ना, वो सारा का सारा क्या हो रहा है, दूसरी कॉइल से लिंकअप हो रहा है ना। तो इस चीज को हम बोलते हैं मैग्नेटिकली टाइटली कपल्ड है दोनों के दोनों आपस में ना, ठीक है। यदि सारा फ्लक्स पहली कॉइल का दूसरे से लिंक है तो। दूसरी बात, के की वैल्यू यदि जीरो है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जीरो होगा, इसका मतलब है कि दोनों कॉइल जो है आपस में बहुत अलग अलग है। एक कॉइल का जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो दूसरी से लिंक ही नहीं हो रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं बेटा हम क्या, मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटिकली आइसोलेट हो रहे हैं, ठीक है दोनों ना। अब पढ़ो फटाफट, देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, अंडर विच कंडीशन द रिलेशन बिटवीन द सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस द कॉइल M is equal to रूट L1 L2 इज वैलिड ना। तो कब कब ये वैलिड होगा बेटा, जब आपका क्या रहेगा, जो फ्लक्स लीकेज है वो कैसे रहेगा, जीरो रहेगा आपका ना, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है।
आगे पूछा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये लिखा है डेफिनेशन यहाँ पे ना कि फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाय करंट ना, एक का दूसरे के साथ में ना, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। When two coil are said to be magnetically isolated, ये लिखा है जब बेटा उसकी K की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब एक कोयल का फ्लक्स दूसरे से लिंक ना हो बिल्कुल भी ना, तो उसे बोलते हैं हम कि वो मैग्नेटिक आइसोलेटेड है, ठीक है। या दूसरी बात, मैग्नेटिक टाइटली कपल्ड कब बोला जाएगा, कि जब क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो है फिर फ्लक्स लिंक कर रहा है दूसरी कोयल के अंदर ना, ठीक है। तो बेटा ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हमने ओक्सवाल का जो आपका थर्ड अनसोल्ड सैंपल पेपर है वो हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो में बेटा हम ओसवाल का सैंपल पेपर नंबर 4 डिस्कस करूंगा, जो हो सकता है 1-2 दिन के अंदर एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है बच्चे। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, आपका पता ही है आपका टारगेट क्या है, हमारा 95 प्लस का टारगेट है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।